नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर आया है और उस फैसले में सीधे तौर पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जो बेंच थी उसने ये कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द करना चाहिए, वो गैर संवैधानिक है और राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन है। यानी कि एक तरीके से जो मोदी सरकार ने एक जो चोला पहन रखा था ईमानदारी का, और बार बार जो मोदी जी ये कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो एक तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये एक इतना बड़ा स्कैम है कि इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम उसको रद्द करते हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आप देख सकते हैं हमारे साथ स्क्रीन पर हैं, और उन्होंने आज एक ट्वीट किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स अभी तक का जो एक तरीके से करप्शन स्कैम है, एक स्कैंडल है, और मोदी जी को यानी कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ हैं अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। डॉक्टर स्वामी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड यू ऑलवेज मेक बिग हेडलाइंस, और आज आपसे आपका प्रतिक्रिया पूछूंगी कि आप को क्या लगता है ये फैसला वाकई में क्या मोदी जी को आज इसने एक तरीके से छील कर रख दिया है इस फैसले ने? देखिए देखिए अभी चुनाव आने वाले हैं। आपको स्मरण होगा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वो उसने एक जो मंच बनाई थी सरकार के पैसे से, सरकार के पैसे के से ज़्यादा एक ऑफिसर यशपाल कपूर, वो सरकारी नौकर था उस समय, उसका फायदा उठाया कि वो जाकर उसको करें। उस पर जेपी ने इतनी यानी आंदोलन शुरू की कि इंदिरा गांधी को परिस्थिति ऐसा हो गई कि उसको तो जेपी ने तो मांगा था कि वो रिजाइन करें, और उसने रिजाइन नहीं किया, और उसके बाद इमरजेंसी आई और फिर पिटी। और आप जानते हैं कि इमरजेंसी में इस चिंगारा से ही सारा शुरू हुआ और हमारी जनता पार्टी पावर में आई। तो आज भी इस इश्यू पर, ये तो और भी बड़ा इश्यू है, और इसमें करोड़ों करोड़ रुपए जो नाजायज रूप से आई है उसको एक पर्दा डाल के प्राप्त किया है, उस कारण से हमारी सारी पार्टी बदनाम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इस विषय पर उसको अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसी से नहीं पूछा, किसी से पार्टी में नहीं पूछा कि ये मैं करने चाहता हूँ। काला धन का तो सवाल मैंने ही पहले उठाया था, वो तो बाद में आए। उस समय तो चीफ मिनिस्टर थे और गुजरात में थे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हम दूसरे लोग हमें कहना नहीं चाहिए और हमारी जैसे पार्टी को कहना नहीं चाहिए, उस पार्टी में इस ऐसे परिस्थिति में उनको मान लेना चाहिए कि वो रिजाइन करें और किसी और को बनने के लिए मौका देना चाहिए, ताकि हम चुनाव में सफाई के साथ जा सकेंगे। नहीं, लेकिन आपको ये तो मांग आपने की है कि मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना आपका ये कहना है कि पूरी पार्टी इससे सफर करेगी। लेकिन आपको लगता है कि ये इतना आसान काम है, मोदी जी तो आराम से इस्तीफा दे देंगे? देखिए, कल मैं ये नहीं बोलता तो कल कहते हैं लोग आप क्यों चुप थे उस समय, आज बड़ी बात बोलते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे और भी निकलने वाले हैं। मैं तो शुरू से, लोग कहते थे क्यों आलोचना कर रहे हो, मैंने कहा कि मैं तो पार्टी को बचाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि कल कोई ये नहीं कह सकेगा मुझे कि पार्टी में कोई नहीं था जो सवाल उठाने वाले थे। तो मोदी के ये जो अभी जो ट्रिप गए हुए हैं, किसके लिए गए थे? जब हमारी चुनाव घोषणा के बराबर हो गई है, पार्लियामेंट भी बंद कर दी गई है, तो ये इस मेला में जाने की क्या जरूरत है? वो भी एक मंदिर के उद्घाटन करने के लिए, इनको मंदिर से कोई संबंध नहीं है। हमारी जो राजनीति है उसमें तो हम निष्कपट रहते हैं और
किसी के तरफ झुकते नहीं है। तो ऐसे समय पर ये रोज, पहले भी राम मंदिर भी किया था जहाँ उनका कोई योगदान नहीं था बिल्कुल, डॉक्टर स्वामी परंतु लेकिन पूरी आपने ये कहा नहीं, हाँ, 4-5 दिन उन्होंने किया। डॉक्टर स्वामी लेकिन मैं वापस उस मुद्दे पर आती हूँ, आज के ही फैसले के मुद्दे पर। आपने कहा कि ऐसी अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उजागर होंगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मैं खासकर बात करती हूँ कि आज मोदी सरकार के बारे में या मोदी जी के बारे में क्या चीज़ आज इससे बेनकाब होती है? क्योंकि एक डेटा है जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का जो नहीं, देखिए, ये कहता है वो ये तो एक मिनट वो तो सुन लीजिए आप डॉक्टर स्वामी इस डेटा को क्या सुन बोल रहे लीजिए। बोलिए। उस डेटा के मुताबिक अगर आप देखें तो बीजेपी को 90% कॉर्पोरेट डोनेशंस मिले हैं। ये एडीआर की जो 2022 और 23 की रिपोर्ट है, वो ये कहती है। तो अगर इतने सारे कॉर्पोरेट्स ने मोदी जी के नाम पर डोनेशन दिया है, तो क्या अब उन सब की असलियत सामने आएगी और उससे मोदी जी की खुद की इमेज बहुत डाउन होने वाली है? सिर्फ कॉर्पोरेट्स ने नहीं दिया है, सबकी जो जिन लोगों ने दिया उनका पहचान को छिपा के रखा है इसमें, और किसी को नहीं पता है। कहीं कोई सारी जो जानकारी है उसको लेकर एक लिफाफा में अंदर बंद करके किसी सेफ में रख दिया, ऐसा नहीं है। कहीं नहीं किसी को पता है कि किसने दिया। ये हमारी यही तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। ये हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं एक लोकतंत्र में इतना पैसा? और वो 90% नहीं थी, 92% थी। तो मैं ये कहता हूं कि 92% आपके पास गई है और बाकी के पास है। बाकी लोगों ने जो 8% ली है उनका भी नाम बाहर कर दीजिए। हम काम कहते हैं कि सिर्फ बीजेपी का कोई नेता है उसका नाम आना चाहिए। मोदी जी की जवाबदेही कैसे बनेगी डॉक्टर स्वामी? आपने तो कहा कि मोदी जी को रिजाइन करना चाहिए, लेकिन आज उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? आज मोदी जी कैसे अकाउंटेबल होंगे अगर ये इतना बड़ा स्कैम था तो, भ्रष्टाचार ये का? जब जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को कहा था, ना मैं जयप्रकाश हूं ना वो इंदिरा गांधी है, मोदी। परंतु उस समय दो बड़े हस्तियों के बीच में जयप्रकाश नारायण, जो जब छोटी लड़की थी सबसे इंदिरा गांधी को जानने वाले थे, उन्होंने कहा ये जो आपने एक सरकारी नौकर को लगाकर इलेक्शन की जो स्थल बनानी थी आपने, उसका फायदा उठाया, ये अपराध है, तो आपको रिजाइन करना चाहिए। तो मैं ये, और इसी से वो भ्रष्टाचार विरुद्ध में जो उन्मूलन जो कहते थे, भ्रष्टाचार उन्मूलन, उसका जो आंदोलन है शुरू हुई थी। तो मैं कहता हूं कि आज ये बात बार बार कहा जाएगा पब्लिक को। चुनाव में हम सब लोग इसी पर जवाब देते रहेंगे। वो पूछेंगे क्यों आपने गुप्त रूप से लिया, तो क्या जवाब देंगे हम? हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम क्या जवाब देंगे? और तो मोदी क्या तो जवाब नहीं देगा। नहीं तो क्या आज मोदी जी के चलते और मोदी जी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चलते आज बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है? बहुत बार संकट तो खड़ा हो रहा है, और जो हमारी राम मंदिर के कारण पे लोकप्रियता प्राप्त की वो सब घटने लग गया है। रामचंद्र जी सबसे शुद्ध थे, सबसे ईमानदार थे, सबसे सच्चे थे, और उसको राम राज्य को हम क्या मानते हैं, बहुत मानते हैं कि यहाँ कोई किसी की ठगी नहीं करेगा। तो ऐसे समय पर ये सारी चीज आकर बीजेपी को चुनाव में बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। मैं पार्टी के लिए कह रहा हूँ, मैं नहीं कह चाहता हूँ कि इससे मुझे कुछ मिलना चाहिए या मैं कोई बदला ले रहा हूँ। कोई बदला लेने की सवाल ही नहीं है। जिस पोटला के साथ मैं बीजेपी में आया उसी पोटले के साथ आज भी जिंदा हूँ। तो इसीलिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं बीजेपी से मुझे कुछ लेना है और देना है। मैं तो देने की दृष्टि में जो भी करना था, मैंने राम मंदिर के लिए जो कोर्ट में लड़ी थी अशोक सिंघल के कहने पर, मुझे एक तसल्ली है। तो ये आज मुझे चिंता सिर्फ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का है
कि नहीं, सब लेकिन के मुझे ऊपर, ये और बताइए। ऐसे लोगों को पार्टी में ले रहे हैं अभी, जैसे वो महाराष्ट्र से जो कांग्रेस वालों ने कही, इन लोगों के खिलाफ तो हम लोगों ने यानी कितनी आंदोलन की थी, कितने केसेस डाली थी, आप क्या अशोक नहीं चमन किया। की बात कर रहे हैं, आप अशोक चमन की बात कर रहे हैं कि उनको जो हाँ, बीजेपी में शामिल बिल्कुल किया वो गया, तो मतलब। नंबर 1 एक है, और भी मैं नाम दे सकता हूँ। नहीं, लेकिन तो डॉक्टर स्वामी मैं मुझे ये ये कहता बताइए, हूँ कि हम किस मुँह के साथ पब्लिक के सामने जा सकते हैं? तो आज क्या मोदी जी ने बीजेपी के मुँह पर कालिक पोत दी एक तरीके से? मैं तो समझता हूँ उनके मुँह पर पड़ी है ये। बीजेपी तो खड़े हो जाएँगे, कार्यकर्ता सबको सबको पता कार्यकर्ता कितना साफ है। देश भर में जो लोग जानते हैं, उनमें हम कुछ कार्रवाई करेंगे इस विषय पर, तो कार्यकर्ता अपने छाती खोलकर काम करने लगेगा। नहीं, तो लेकिन डॉक्टर इसमें स्वामी जो ऐसे बात एक मुझे नहीं समझ में आ रही है, और मैं जब से ये फैसला आया है मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक बार-बार मोदी जी अपने हर रैली में ये कहते थे कि देखिए, हम तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तो उनका एक भ्रष्टाचारी चेहरा बिल्कुल देश के सामने आ गया है और कोर्ट ने बिल्कुल उसको एक्सपोज़ कर दिया। तो अभी तक उनकी बयान आनी चाहिए वहाँ से, अरेबिया से, जहाँ भी हैं। वो लिखनी चाहिए। क्या वो तो कोई लिख कर दे देगा उनको, जो उनके लिए अनुकूल है, उसी को रिलीज़ कर दें। नहीं, बयान तो चलिए जो आएगा सो आएगा, लेकिन मैं मोदी जी के बारे में बात कर रही हूँ कि आज देश की जनता मोदी जी को किस निगाह से देखेगी इस फैसले के बाद? अब वो उनको ढका मिला है, वो क्या सोचेगी, वो सोचेंगे यही कहेंगे भाई क्या करें, सारे सब लोग ऐसे ही हैं। पहले तो कहते थे कि सारे पॉलिटिशियंस, सारे राजनीतिज्ञ चोर हैं। अब हम लोगों ने ये कार्यकर्ता सब फैले, और फिर हमने जो अच्छे काम की धार्मिक विषयों में, उससे लोग प्रभावित हुए कि भाई ये लोग हमारे देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें उनको शॉक होगा। आखिर में इनको करना क्या जरूरत थी? इससे पब्लिक को और देश के लिए क्या भला मिली? हुँ। यानी सेठ लोग जो, या जो अब काला धन रखने वाले लोग, उनके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, हुँ। और लेने वाले कौन थे ये किसी को पता नहीं है। नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बीजेपी के तो लोग ये सोच ही रहे होंगे ना कि ये तो बीजेपी के लिए ये सारे पैसे कंट्रीब्यूट किए गए ताकि बीजेपी चुनाव जीत सके। ये कहाँ सब है, वैसे तो उसका मतलब नहीं रहा होगा। कौन सा अकाउंट है इसमें? कोई अकाउंट तो नहीं दिखाई पड़ी। आज ही करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, नड्डा जी जैसे आई और कहे कि भाई मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ, ये है इसकी असलियत बात। नहीं, तो इसमें अब क्या आपको क्या लगता है कि मोदी जी सारा जो गलती का ठीकरा है वो नड्डा जी के सिर पे फोड़ेंगे क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं? मैं पार्टी का अध्यक्ष को निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है इस पर बोलने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उस पर डाल देना चाहिए, उस पर डालने सवाल नहीं, क्योंकि सारे भाषण उस समय तो मोदी ने दिया था ना। हुँ। ये सारा मोदी की सरकार ने बनाई थी, ये पार्टी ने नहीं बनाई थी। हुँ। मेरी सलाह होगी कि पार्टी से दूर रहें, कहेंगे भाई हमें तो कभी पूछा नहीं, मोदी इसकी सफाई दें। मैं आपसे ये दर्शकों के लिए मैं ये सवाल आपसे दोहरा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए अच्छा होगा कि अगर बीजेपी इस पूरे इश्यू पर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इश्यू पर मोदी जी से अपनी दूरी बना ले। आप ये कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ, ये मैं उदाहरण कई दे सकता हूँ। जयप्रकाश नारायण ने तो यही कहा था। जब वो इंदिरा गांधी को सलाह दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। और जब जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने वाली थे, हम थे जनता पार्टी के बहुमत प्राप्त करने के बाद, जयप्रकाश ने कहा नहीं, हम तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़कर आए, और जगजीवन राम के नाम पर बहुत भ्रष्टाचार के आरोप है, हम नहीं कर सकते उसको लेकिन प्रधानमंत्री। डॉक्टर स्वामी मुझे ये बताइए कि अब मोदी जी की आपको लगता है कि जो उनका 10 साल का कार्यकाल था, ये इकलौता एक फैसला आया है बिल्कुल फैग एंड में, बिल्कुल 10 साल के, जिसने कि मोदी जी को वाक़ई में बेनकाब करके छोड़ दिया है? आप अखबार वाले तो कुछ पढ़ते नहीं है ना,
मेरा हिंदू अखबार में एक शुक्रवार का पढ़िए और देखिए, मैंने जो आर्थिक में गिरावट हुई है उसकी सारी असली आंकड़े रखी है। इसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। मैंने कहा कि मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, कोई नहीं आ रहा है। आप ही पूछिए, किसी को फोन करिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से, स्वामी ने ऐसा लिख दिया, आप इनके साथ डिबेट करेंगे? यानी कोई बड़ा आदमी, यानी कोई मिनिस्टर हो या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, ऐसा कोई हो राजनीतिज्ञ, बाबू को नहीं बुलाना है। नहीं, आपने ये बात हमारे पिछले इंटरव्यू में भी कही थी और उसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने तो 1 सेकंड का कोई भी आपका क्लिप काटा नहीं, वैसे का वैसे ही पूरा इंटरव्यू गया। लेकिन मैं वापस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर आ रही हूँ कि क्या आज मोदी जी ने बीजेपी की नैया डुबो दी है? जिस तरीके से आज ये फैसला आया है और जो मैसेज जा रहा है इस फैसले से, क्या मोदी जी ने बीजेपी की नैया डुबो दी? डुबाना तो हमारी पार्टी बहुत सहन कर चुकी है और इसको भी सहन कर सकते हैं। परंतु मोदी जी को, जो आपकी मोदी जी बोलते हैं, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूं, तो मैं उसको मोदी ही कहूंगा। मोदी है, ये नेता रहते हुए हम किसी को कुछ तसल्ली नहीं दे सकते। वो त्याग करके निकल जाए तो फिर हम पब्लिक को से कर सकते हैं, देखो हमारी पार्टी में कोई पकड़ा जाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपके अलावा किसके पास इतनी हिम्मत होगी जो कि आज मेरे कहे अलावा किसने मोदी जी को इमरजेंसी का विरोध किया? जाकर देखो, एक ही आदमी। इंदिरा गांधी को मैंने जगह दिखा दिया, जब मेरे ऊपर 18 केसेस डालने के बाद मैं विदेश से आया, पार्लियामेंट में गया, एक छोटा स्पीच देकर भाग गया, पकड़ नहीं सकी। नहीं, नहीं, लेकिन डॉक्टर स्वामी इमरजेंसी आज हटी उसी बीजेपी कारण के से। अंदर नहीं, नहीं, हाँ, आज जब इस फैसले के बाद बीजेपी का सिर नीचा हो रहा है, तो आज मोदी जी को इस्तीफा देने के लिए आपके अलावा और कौन है? ये बताइए। मैं कैसे जानूं? मैं तो मैं तो प्राध्यापक रहा हूं, तो मेरी जो आदत है वो बताना क्या करना चाहिए। बाकी लोग खड़े होकर कहें या मैं मानते हैं, डरेंगे नहीं तो करेंगे। जो गुप्त रूप से आकर मुझसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं मैं तो बता नहीं सकता। स्वामी, जो बीजेपी की फंडिंग है, आपको लगता है कि वो अब कितनी प्रभावित होगी? अभी तक तो बीजेपी को बहुत पैसे मिले, लेकिन इस फैसले के बाद अब बीजेपी की फंडिंग किस तरह से प्रभावित होगी? यानी जो बीजेपी के नाम पर जो बैंक अकाउंट में पैसा है, इसकी बात कर रहे हो या आप कर रहे हो कि अल्मेरा में और इधर नहीं, उधर मैं जगहों में जो पैसा है? जिस तरीके से बीजेपी को फंड किया गया है थ्रू बहुत इलेक्टोरल, है, इससे 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 हमारी इलेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। और आज भी हैं लोग जो डर के मारे पैसा देंगे। नहीं, लेकिन अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द भी कर दिया गया है, तो बड़े-बड़े जो धन्ना सेठ हैं, जैसे अदानी, अंबानी, वो तो आज मोदी जी के साथ ही हैं। वही वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं अडानी के बारे में जानता हूँ, वो तो दोनों जैसे यानी एक जैसे हैं। दूसरे लोग डर के मारे कर सकते हैं। अडानी तो यानी उसका भविष्य ही इससे जुड़ा हुआ है, और तो इसीलिए वो जो भी कर सकता है वो करेगा। नहीं, लेकिन जब इतने बड़े-बड़े जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, उन्होंने बीजेपी की मदद की है, चाहे वो अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे कोई भी ग्रुप हो, अब हाँ, आपको लगता है कि ये क्विड प्रो क्वो वाली स्थिति होती है कि चुपके-चुपके से ये बोल नहीं, दिया गया नहीं, होगा कि भाई ठीक है, नहीं, हम आपके खाते में इतने पैसे डालेंगे, उसके बदले में आप हमारे लिए ये कर दीजिए। नहीं, ऐसा सब नहीं करते। तो क्या मोदी जी ने किया है? कहता हूँ, देखिए लोग हैं, जो कई लोग हैं जो जिनके पास डर है कि भाई हम नहीं देंगे तो हमारी कोई केस डाल देंगे हमारे ऊपर। और केस नहीं, डालना बहुत लेकिन आसान है, क्योंकि कानून ऐसे बने हैं कि किसी के ऊपर केस डाल सकते हो। नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है इस क्विड प्रो क्वो के ऊपर, तो आपको लगता है कि मोदी जी ने इशारों-इशारों में कहा होगा कि वही भाई वो ठीक है, पूछ आप रहे मदद हैं, कीजिए। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहे हैं, इतना पैसा आई है, ये मुफ्त में तो नहीं आ सकती। तो क्या क्विड प्रो का था बताइए? ये कहा है। तो आप जो कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब लोग जो देते थे तो लेते थे, तो फिर कोई अर्थ नहीं है ना।
या कोई देते थे, फिर उसके बाद उनको जो बड़ी ज़मीन मिल जाती थी फैक्ट्री बनाने के लिए, ऐसा उसमें बहुत कम लोग हैं। ज़्यादातर लोग हैं जो वो देते हैं क्योंकि उनके ऊपर बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए। नहीं, लेकिन जब हम क्विड प्रो को की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मोदी जी को किसी न किसी ढंग से इन सारे सेठों ने फ़ेवर किया होगा, गुप्त तरीके से किया होगा, हो सकता है? नहीं, हाँ, वो माँगेंगे तो देंगे, वो डरेंगे। तो आपको लगता है कि मोदी जी ने माँगा होगा? नहीं, ज़रूर माँगा होगा या उनके तरफ से कोई माँगा होगा। उनके पास लोग हैं, कक्कू भाई एक हैं, जो पैसा सब जगह कलेक्ट करते हैं। ये गुजरात कक्कू भाई कौन है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि नहीं कक्कू भाई? जानते, मैं जानता हूँ बहुत चीज़ें जो आप नहीं जानते, तो मैं कहाँ सफाई नहीं, देते। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने ऑन रिकॉर्ड नाम लिया है कक्कू भाई का, तो ये किसके नहीं, बिहाफ़ पे पैसे? तो मैं और क्यों आपको, मुझे मेरे ऊपर कौन-सी ज़िम्मेदारी है कि मैं आपको नहीं, नहीं, सारी बताऊँ। मैंने डॉक्टर बता स्वामी दिया ये कि एक नहीं, व्यक्ति नहीं, है, कक्कू कक्कू भाई, वो भाई बता सकता मैं है। नहीं, नहीं, आपने कक्कू भाई का नाम लिया, तो क्या ये मोदी जी के बिहाफ़ पर पैसे लेते हैं लोगों से? और मैं और किस कारण से मैं उसका नाम लूँगा? आपने पूछा कौन कलेक्ट करता है, तो मैंने कहा कक्कू भाई जैसा कोई करता होगा। नहीं, मोदी यानी कि कोई ऐसा मोदी व्यक्ति नहीं है मोदी जिसका नाम है कक्कू भाई। मोदी जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी कि कोई भी डमी को खड़ा कर देते होंगे और वो मोदी जी के बिहाफ़ पे जाके पैसे लेता है, आप ये कह रहे हैं? ओके, बट सही, देयर इज़ नो पर्सन एक्सिस्टिंग इन द नेम ऑफ कक्कू भाई, राइट? देयर इज़ अ पर्सन। व्हाट इज़ हिज़ नेम? आई टोल्ड यू कक्कू भाई। नो, बट कक्कू भाई इज़ ही अ रियल पर्सन, यानी कि असलियत में अब उनका आपको नाम कक्कू आपसे भाई है। क्या फ़र्क पड़ता है? जो हमारे सीबीआई में हैं, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर में, ये सब जानते हैं कक्कू भाई कौन है। तो आपके लिए क्या है? आप जाकर उससे इंटरव्यू लेंगे, वो तो पहले ही भाग जाएगा। नहीं, नहीं, इंटरव्यू मैं नहीं लूँगी, लेकिन आपने क्योंकि नाम लिया इसलिए मैं पूछ रही तो हूँ कि क्या नाम ये लिया तो रियल मैं पर्सन है? डिलीट कर दो उसको, मत दिखाओ कि मैंने आपको आधार नहीं दिया, कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, कितने बीवियां हैं उसकी, ये सब हमसे पूछने की कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी जो ईमानदारी का दावा करते हैं, वो इतने ईमानदार हैं वाक़ई में? तो वो तो आपको ही फैसला करनी होगी ना। कि मैं आपका क्या मुझसे असेसमेंट है? आप हर बात मुझसे पूछते हैं कि वो दावा करते हैं, तो उस समय जब दावा कर रहे थे तब आपको बोलना चाहिए था, क्या प्रूफ है कि आप सच्चे हैं, कि आप निष्कपट हैं। ये उस समय आप लोग पूछते नहीं है। आप ही डंडोरा पीट रहे थे, मेरे हमने आपकी टीवी में देखा बहुत। ओह! ये सब है, बहुत बहुत सरल है, एटसेट्रा। आप किसी आपने तो नहीं बोला, अभी राम मंदिर में जब वो बैठने लगे प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने के लिए, मैंने कहा ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नियम है कि पत्नी भी साथ बैठनी चाहिए। उस समय लोगों को पता ही नहीं था उनका पत्नी है। आपको लगता है कि 10 साल में ये एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसने कि मोदी जी की जो असलियत है, जो मोदी जी ने जो एक चोला पहन रखा था, उसको बेनकाब किया है? इतना मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि शुरुआत हो गई है। और ये शुरुआत कहाँ लेकर जाएगी मोदी क्योंकि जी को? इसमें इसका सही जवाब नहीं दे पाएँगे मोदी। लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं कंप्लीटली? नेचुरली कौन नहीं आएगा? सुप्रीम कोर्ट 5 न्यायाधीश बैठकर एक मत के होकर, मैंने कभी बहुत-बहुत कम देखा ऐसा। राम मंदिर पर देखा, पाँचों 5 एक साथ आए। परंतु साधारण जब 5 जज बैठते हैं, कोई 3-3-2 होता है या 1-4 होता है, ऐसा होता है। यहाँ तो कोई भी किसी को नहीं संदेह हुआ कि ये भाई कुछ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और आपको मैं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बधाई दूँगा। अब उनको कोई तंग करेगा तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए, आपके मीडिया भी खड़ा हो जाना चाहिए। बट डॉक्टर स्वामी मुझे ये बताइए कि हमेशा ये आरोप लगता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर कि जो विपक्षी पार्टीज हैं उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डोनेशंस बीजेपी को ही जाते थे। चोरी में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। दोनों दोनों चोरी कर रहे थे। एक छोटा चोर था और एक बड़ा चोर था, इतना ही फ़र्क है। नहीं तो अब
ऑपोजिशन से कोई नहीं बात कर सकता है। नहीं नहीं, लेकिन मैं बड़े चोर की बात, आपने खुद कहा कि भाई एक छोटा चोर है एक बड़ा चोर है, अब बड़े चोर की जो नैतिकता है उसकी जवाबदेही कैसे तय होगी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। वो तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वही तो मेरे हाथ में नहीं है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने किया मैं तो कभी नहीं कर सकता। जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थान है, जो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा है, ये सारी चीज़ों पर लोग मानते हैं। मैं कहूँगा तो कहेंगे ये पॉलिटिशियन है, इसको ये मिनिस्टर नहीं बनाया, इसको एमपी नहीं बनाया, इसको नहीं बनाया, वो बस कंडक्टर नहीं बनाया, ये सारी चीज़ें वो लोग बोलते रहते हैं ना। आपने अभी मेरे तक बारे सुप्रीम कोर्ट के बारे कोई बोल ही नहीं सकता। आपने अभी तक जितनी बार भी मोदी जी की आलोचना की है, क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले से आपकी ही बातों को एक तरीके से वैलिडेट कर दिया है कि आप जो कह रहे थे मोदी जी के बारे में वो सही है? मुझे सुप्रीम कोर्ट को वैलिडेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो भी बातें कही हैं सही हैं। अभी तक मैंने जो सोनिया गांधी के बारे कहा था वो भी सही था, इंदिरा गांधी के बारे कहा था वो भी सही था। आज तक जो भी मैंने कहा, जो राहुल गांधी के बारे कहा था वो सही था। तो ऐसे कौन, चिदम्बरम के बारे मैंने कहा उसको 106 दिन जेल भेज दिया, वो भी सही था। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मेरा रिकॉर्ड है, उस पर आप विश्वास करो। मैं कहाँ कहता हूँ कि आप आपके ऊपर कोई बंधन है कि मैं कुछ बोलूंगा तो उसको आपको मानना है, तो उस पोजीशन में है ही नहीं हूँ। नहीं, लेकिन जो आज का फैसला आया है और आपका जो ट्वीट आया कि भई मोदी जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये एक बड़ी बात है कि बीजेपी का एक नेता जो कि वाक़ई में आपने एक आईना दिखाया है इस बात को कह के कि अब जो इस तरीके के सुर है बीजेपी के अंदर उठ रहे हैं कि मोदी जी का जो भी फैसला रहा हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, लेकिन अब वो पार्टी के छवि के लिए नुकसानदायक है। आपका ट्वीट इस बात को डायरेक्टली हिंट कर देखिए, दूध में आप मक्खी गिर जाए तो सारा दूध को फेंक देते हैं हम। ये मक्खी को उठा के फिर दूध नहीं पीते। यानी तो बहुत आप कह रहे हैं गरीब कि है मोदी और जी वो कोई, दूध है। आप ये हाँ, कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी वो मक्खी है, उसको उठाकर फेंक देना चाहिए। नहीं, जो मोदी ने जिस परियोजना को रखी वो है मक्खी, और इसीलिए मैं कहूंगा कि हमें ये जो दायित्व है इसको स्वीकार करना चाहिए। क्यों जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को कहा था तुम्हें रिजाइन करना चाहिए? नहीं, लेकिन जब आप चुनाव की कैंपेन्स शुरू होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि विपक्षी दल भी अब जमकर हमारे बोलेंगे जो मोदी जी के खिलाफ। बीजेपी का पार्टी है वो कार्यकर्ता जिता कर देती है, और दूसरा है सिद्धांत। मोदी हो या अडवाणी हो और अटल बिहारी वाजपेयी हो, जो भी हो, वो थोड़ा जोड़ सकते हैं कि हाँ ये प्रधानमंत्री बनने लायक, और वो हम लोग जिस प्रकार से प्रचार करेंगे उससे होगा। मोदी का नाम कोई नहीं लेने वाला था 2014 के पहले। मैंने रेज किया था, मैं क्योंकि मोदी को 1972 से जानता हूँ, और जब ये चीफ मिनिस्टर थे उनकी मेरी आत्मीयता थी, बट मैंने सोचा, मुझे नहीं कभी आइडिया थी कि एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो मुझे पहचानेगा भी नहीं। मुझे उसकी चिंता नहीं है कि उसने मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। मिनिस्टरों का हाल जो उसने किया है, मैं तो 5 दिन मिनिस्टर नहीं रहता हूँ, पहले ही निकाल देता मुझे। तो नहीं, लेकिन इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आज यही है, कार्यकर्ता हमारे बहुत अभी भी हो सकता है वो सब राष्ट्रीय से स्वयंसेवक संघ के हैं, परंतु वो इतने निष्ठावान हैं कि वो जाकर यानी कुछ ना मिले वो बूथ में बैठ के काम करते हैं, इसीलिए तो हम लोग जीतते हैं। नहीं, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि क्या अब आरएसएस मोदी जी से सवाल करेगा? आरएसएस मैं पूछेगा नहीं कि जानता भाई ये क्या क्योंकि कर मैं रहे थे आप आरएसएस इलेक्टोरल में बॉन्ड्स के नाम पर? मेरा आरएसएस में कोई स्थान नहीं है, कोई अधिकार नहीं है ना। मुझे वो कुछ बताएंगे तो मैं उसको बाहर कभी नहीं करूंगा। तो इसीलिए आरएसएस के बारे आप आरएसएस से पूछिए। लेकिन मोदी जी से आप क्या कहेंगे आज के फैसले आने मैं के बाद? कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं ना।
नहीं, आपको अगर आज संबोधित करना हो मोदी जी को, तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फैसले आने के बाद आप क्या कहेंगे उनसे? मैंने तो जो कहना था कह दिया, आ गया, तो इसीलिए तो आप इंटरव्यू भी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आपने कहा कि मोदी जी इस्तीफा दो, आप उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो तो कह दिया ना मैंने। लेकिन आज पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, वो कहेंगे कि अरे डॉक्टर स्वामी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। आज कितने लोग हाँ, हैं जो इस ठीक बात को है, कहेंगे? मुझे कोई हर्जा नहीं, वो कहेंगे तो ठीक है, जब परिणाम आएंगे तब याद करेंगे। जैसे मैंने वार्निंग दिया, लोग कहते हो कल तक दोस्त था चाइना का, मैं दोस्त का, मैं तो चाइना को बहुत मानता हूँ, परंतु कम्युनिज्म को नहीं मानता हूँ, वो तो बचपन से नहीं मानता हूँ। तो इन्होंने जब हमारी जमीन छीनी चुपचाप, और मोदी ने कहा कि नहीं कोई आया नहीं, जो झूठ था, तो मुझे नेचुरली गुस्सा आया। कल कोई कहेंगे स्वामी तुम भी चुप थे उस समय, क्यों बोले नहीं, तो इसलिए डॉक्टर मैं बोलने स्वामी लगा। डॉक्टर स्वामी, लेकिन आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो फैसला आया है, क्या मोदी जी बीजेपी को हरवा सकते हैं अब चुनाव में? मोदी जी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के का जो फैसला आया है, ये उसकी ना वजह से आते बीजेपी जीत भी सकती है। मोदी का कोई ऐसा कोई यानी ब्रह्मास्त्र नहीं है जिससे वो हमें जिता सकता है। ये जीतने वाले हैं हिंदुत्व और कार्यकर्ता जो घर घर पहुंचाते हैं इस बात को। ये दो चीजों से होती है। अभी हम जीते हैं इसमें, क्या कहें वो, मध्य प्रदेश और उनके जो बगल में जो दो छत्तीसगढ़। प्रांत हैं, ये दोनों हम जीते हैं, तीन जीते हैं। उसमें एक तो हम कभी नहीं सोचते थे हम जीत सकते हैं, जीत गए। लेकिन आज ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा धक्का है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला? आज क्या लोगों को मुँह देखिए, दिखाना मुश्किल हो रहा बीजेपी है? के बारे ये कहा जाता था कि एक पार्टी है जिसकी चरित्र भिन्न है, वो खत्म हो जाने की खतरा है, खत्म यानी कि नहीं। चाल और चरित्र बीजेपी के लिए कहा जाता था कि बीजेपी इज़ अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। तो आज उस चाल और चरित्र को क्या मोदी जी ने खराब किया है? खतरा में डाल दिया। आप वो खतरा क्यों बिगाड़ बोल रहे हो? आप बिगाड़ ये नहीं क्यों नहीं कह सकते पा वो। रहे? हाँ, वो उनके नेतृत्व में हम चलेंगे आगे तो फिर खत्म हो जाएगा। पर आज की परिस्थिति में इसको सुधारने के लिए अवसर है। लेकिन ये सुधरेगी कैसे? अगर मोदी जी बने रहेंगे तब कैसे सुधरेगी? मैंने तो कह दिया कैसे सुधरेगी, आप दोबारा उसी को पूछते हो। मैंने कह दिया कि उसको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये आरोप लगे हैं, और मैं उदाहरण दे सकता हूँ पहले कैसा हुआ, पहले होता था, अन्य देशों में भी ऐसे ही होता है, ऐसे आरोप लगते हैं तो रिजाइन कर देते हैं। नहीं, निक्सन के लेकिन बारे कोई निक्सन के बारे कोई कोर्ट केस नहीं था। सब एक बड़े आदमी ने कह दिया, दूसरा किसी अखबार ने, मशहूर अखबार ने कह दिया, उसमें चले गए। स्वामी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, इस तरीके की बातें होती हैं। तो मुझे हाँ। ये बताइए कि अब क्या इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मोदी क्या कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ये होता है कि कोई अध्यादेश हो सकता है लेकर आ नहीं, जाएँ। मैं सलाहकार बनूं मोदी का कि क्या करना चाहिए बचने के लिए। जो नहीं, गलत इस लोग से तरीके की पूछा। बातें हो रही हैं कि अभी हो सकता है ये कोशिश हो कि इलेक्शन कमीशन इस लिस्ट नहीं, को ही नहीं, ना छोड़े। मेरा चिंता नहीं है। मेरा चिंता नहीं है। मेरा कोई व्यक्तिगत मोदी को खत्म करने के लिए कोई इन पार्टी को बचाना है, क्योंकि मेरा जो योगदान है हिंदुत्व पर, उस सारा देश मानती है, वो बिगड़ ना जाए। हम राम की जगह में रावण ना बने। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी इस राम के देश को रावण का देश बनाने में लगे हैं? नहीं, वो बनाने की सवाल नहीं है। तो अभी जो घटना हुई है उससे तो ऐसे ही बनेगा। जो दृश्य बनेगा वो यही बनेगा। वो कल तक भी कहते रहे कि मैं बेचारा अकेला था, मैं चाय पिलाता था, ये सब कहते थे, कह सकते हैं, परंतु तो उससे नहीं है। जो घटना घटी है वो सबको एक शॉक दिया है, तो उसको दूर कर सकते हैं तो फिर दूर करके दिखा दीजिए। मैं मेरा जो जानकारी है उसके अनुसार ये सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है सही है।
तो आपको लगता है कि अब मोदी जी जनता के बीच में अगर जाएँगे तो वो भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ी बातें नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर उँगली मैं उठेगी। नहीं जानता हूँ व्हाट पब्लिक करेगी, मैं पब्लिक की भलाई के लिए बोल सकता हूँ, बट ये नहीं कह सकता हूँ कि तो जाएगी तो पब्लिक बिगड़ जाएगी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पब्लिक के लिए यही भला है कि मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ना रहें अब। हमें हमें उस नैतिक बल देनी चाहिए जिससे हम पब्लिक में जाकर कह सकते हैं हम हिंदुत्व के लिए हैं, हम राष्ट्र को बदलेंगे, हम हिंदुस्तान में सर जो विभिन्न जात जाति सबको मिटा कर सबको हिंदू बनाएंगे। हिंदुओं में यानी मैं दूसरे मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इसीलिए ऐसे करने में हमारे लिए डिफिकल्ट होगी। मैं राम की बात कहूंगा तो लोग हंसेंगे, अरे कैसा बात करते हो, विदेश से काला धन ले लोगे और फिर राम को भूल जाओगे। एक आखिरी सवाल बस आपसे कर रही हूँ डॉक्टर स्वामी कि अरुण जेटली ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था जब वो वित्त मंत्री थे और आज मोदी जी इस हालत पर लाकर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को खड़ा कर दिया है। अब मेरा जो आपसे आखिरी सवाल है कि क्या मोदी जी आज क्या देश से माफी मांगेंगे कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऐसी स्कीम लेकर आए जिसने कि बिल्कुल देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज भ्रष्टाचार वही पार्टी जो कि कहती थी वो ईमानदार पार्टी है, आज वो एक तरीके से भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में तब्दील हो गई इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम की वजह मैं से। राजनीतिज्ञ हूँ, मैं कोई सर्कस का भविष्यवाणी देखने वाला आदमी नहीं हूँ। वहां क्या मोदी करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता, क्या करना चाहिए मैंने बता दिया। अंत में क्या कहेंगे मोदी जी से आप? मैं तो कुछ नहीं, उससे बात ही नहीं करता हूँ ना। नहीं नहीं, इस इंटरव्यू को आई एम श्योर पीएमओ भी देखेगा, तो बहुत देख भी क्लोजली लो ना, आपके वो तो इंटरव्यू सब लोग देखते देखते हैं, हैं। वो तो सब देखते हैं। आपको रोक भी सकते हैं, पता नहीं आपका थोड़ा हिम्मत आ गया कि नहीं। आप तो आपको कह सकते हैं आपका आइए इसको नहीं दिखाइए, कई लोग डर जाते हैं। चलिए, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू डॉक्टर स्वामी ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच और आप बने रहिएगा अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो को शेयर करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर स्वामी। थैंक यू सो मच।